साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि धर्म की रक्षा का ठेका इन्होंने अपने कंधे पे ले रखा है। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को जिंदा रखने में जितना वो अपर कास्ट के लोग खुश रहते हैं उससे ज्यादा ये ओबीसी के लोग खुश रहते हैं। ये उसी गंदे पानी को जानने के बाद भी पी रहे हैं और फिर कह रहे पेट में दर्द है। हमारे लोगों को प्रोफेसर नहीं बना रहे, हमारे लोगों को वाइस चांसलर नहीं बना रहे, हमारे लोगों को चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, हमारे लोगों को ये सेक्रेटरीट में नहीं ले रहे, हमारे लोगों की हकमारी हो रही है। तो भैया आपके लोगों की हकमारी कर कौन रहा है? कौन है वो जो जाति की जनगणना के खिलाफ है? कौन है जो ओबीसी की रिजर्वेशन के खिलाफ है? कौन है वो जो 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन को लागू करने की सिफारिश से हुई, उसके बाद कमंडल यात्रा पे निकला? कौन है वो? आप जानते हैं इस बात को या नहीं जानते? अगर जानते हैं तो इलाज कर लोगे, नहीं जानते हैं तो ये बीमारी और बढ़ेगी। जब आदमी को कैंसर होता है, तमाम तरह की जांच से डॉक्टर पता लगाता है कैंसर कितना फैला हुआ है, फिर उसका इलाज करता तो उस कैंसर वाले पॉट को निकालता है, पूरे पार्ट को नहीं निकालता। हम क्या कर रहे हैं? बीमारी को दूर करने के लिए जो इलाज सुझाया गया उस इलाज को कर ही नहीं रहे। तो मैं समझता हूं आज ओबीसी जन अधिकार समिति को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, और वो भी गुजरात जैसे स्टेट में जहां सामाजिक न्याय की कभी बात ही नहीं हुई। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं इस कॉलेज में पढ़ता था, 85 में रामदास कॉलेज में था, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस दौरान या उससे थोड़ा पहले आरक्षण के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ है, सबसे बड़ा। और आज जबकि ओबीसी की जनसंख्या गुजरात के अंदर भी मुझे लगता है 50% से ऊपर कम नहीं है। और अगर पूरे देश की बात करें तो ओबीसी कम से कम 50%, अनुसूचित जाति कम से कम 17 से 18%, अनुसूचित जनजाति कम से कम 9%। इस सब को जोड़ लो 88% लोग हैं आप। लेकिन ये 88% आज भी उसी वर्ण व्यवस्था के विचार को ढो रहा है, आज भी उसी जहर डले हुए पानी को पी रहा है और फिर मर रहा है। इसीलिए साथियों, मैं चूंकि मुझे आधा घंटे का टाइम दिया था तो मेरा सब्जेक्ट तो वैसे कम से कम 40-50 मिनट का रहता है, लेकिन मैं नहीं, मुझे लगता और अन्याय हो जाएगा किसी और के साथ अगर मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आज के इस सेमिनार का फायदा तब होगा जो चर्चा आज हरि भाई जी ने की या मैंने की, जो लॉजिक तर्क हमने आपके सामने दिए हैं, आप उन तर्कों को लेकर गांव तक पहुंचाओ, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करो कि तुम्हारे परिवार का विकास कैसे होगा, तुम्हारे खुद का विकास कैसे होगा। इस बात को जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक उस व्यवस्था को कोसते रहेंगे जो व्यवस्था उसकी हकमारी कर रही है। बस एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, आर्टिकल 340 जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया तो वो ओबीसी को रिजर्वेशन उसी समय जब SC/ST को मिला तभी वो ओबीसी को भी देना चाहते थे, लेकिन तमाम देश के सांसद उनके खिलाफ हो गए। क्या मैं 3 मिनट और ले सकता हूं? सिर्फ 3 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा। यहां सवाल यह पैदा होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने प्रथम कानून मंत्री से इस्तीफा क्यों दिया? तो शायद कम लोगों को पता होगा उसका कारण क्या है। कानून मंत्री के पोस्ट से रिजाइन करने के बेसिकली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 2 कारण थे। पहला कारण था आर्टिकल 340 में ओबीसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन शिक्षण संस्थानों में नौकरी में देना चाहते थे, लेकिन पूरी संसद उनके खिलाफ थी। संसद ने कहा नहीं,
उनके लिए पहले कमीशन बनाओ, उसके लिए सर्वे होगा, डाटा कलेक्ट होगा, उसके बाद देंगे, और देने के लिए तैयार नहीं हुई सरकार। दूसरा कारण था, भारत में हिंदू महिलाओं को अगर पति मर जाए, पत्नी जवान है, तो उसको पूरे जिंदगी वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, उसे अंधेरे कमरे में रहना होता था, गंजे सर होके सफेद वस्त्र में। पति कितना ही जालिम और क्रूर है, कितना ही प्रताड़ित करता है, वो उससे तलाक नहीं ले सकती थी। पति अगर उसको और उसके बच्चों को छोड़ दे तो अपने लिए और बच्चों के लिए पति से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती थी। अगर उसको बच्चे पैदा नहीं होते तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकती थी, और पिता और पति की संपत्ति में भी उसको हक नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए, और उस हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो हिंदू महिलाओं को तलाक का हक, उत्पीड़न के खिलाफ तलाक का हक, पति मर जाए तो दूसरी शादी का हक, पति पिता की संपत्ति में हक, पति छोड़ दे तो बच्चों को खुद के लिए गुजारा भत्ता लेने का हक, ये सारे हक अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल में दिलाना चाहते थे। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहित पूरी की पूरी संसद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हो गई। तो जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा कि एक कानून मंत्री के तौर पर अगर मैं देश के ओबीसी को उनका हक नहीं दिलवा पाता, और देश की हिंदू महिलाओं को अगर उनका हक नहीं दिलवा पाता, तो फिर मुझे कानून मंत्री रहने का कोई हक नहीं है, और उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्याग कर दिया। लेकिन इसी बीच ओबीसी की का सर्वे कलेक्ट करने के लिए काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई और उसकी रिपोर्ट को खत्ते में डाल दिया, लागू नहीं हुई। फिर 1978 में जनता पार्टी की सरकार में प्रोफेसर पीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर से कमीशन बना, उसने सर्वे किया और 1980 में उसने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को फिर दबा दिया। लेकिन 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी के नेतृत्व में, जब वो प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी। उसके बाद जो पूरे देश में आंदोलन चले, विरोध हुआ, वो विरोध करने वाले मैंने अपनी आंखों से, तब मैं कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा था, तो मैंने देखा उसका पूरा विरोध करने वाले ज्यादातर लोग ओबीसी समाज के थे। सरकार से गलती ये हुई, उसने पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वो ये बताने में सफल नहीं हुई, जल्दबाजी में घोषणा कर दी। शायद वो 8 अगस्त 1990 को देवीलाल जी की रैली थी, जिसके जवाब में काउंटर में कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में लागू हुआ। वो लोगों को ये ना बता पाए कि ये SC/ST के लिए नहीं है, बल्कि ओबीसी के लिए है। और स्वर्ण जाति के लोगों ने ओबीसी में फैला दिया कि देखो SC/ST का आरक्षण और बढ़ा दिया। ओबीसी के लोग सड़कों पे आ गए, बसों में आग लग रही है, यूनिवर्सिटीज बंद हो रही है, और वो जो ओबीसी को अधिकार मिलना था, वो अपने अधिकार के खिलाफ ओबीसी लड़ाई लड़ रहा था। इस बीच लोग कोर्ट गए, और कोर्ट में 2 साल केस चला। 2 साल केस चलने के बाद इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को डिसाइड होने में 2 साल लगे। 1992 में जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद झारखंड सरकार तो 1 दिन में लागू कर देती, लेकिन उसको 1 साल पर नोटिफिकेशन होने में लगा। 93 में लागू हुआ, और यूनिवर्सिटीज के अंदर तो 2007 में लागू हुआ, और कुछ जगह अभी भी लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी भी 17% मिल रहा, 27% की लड़ाई चल रही है, और ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज्यादा, फिर भी सत्ता से बाहर, और वही सरकार जिसको चुन रही है वही सरकार उसको हक नहीं दे रही है। तो लास्ट में बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा साथियों, ओबीसी को अपना अधिकार लेने में 43 साल लगे, 1950 से 1993 में 43 साल ओबीसी को, और वो भी अभी पूरा लागू नहीं हुआ। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस के नाम पे जनरल कैटेगरी को देने की बात आई, ना कोई कमीशन बना, ना कोई सर्वे हुआ, ना कोई डाटा कलेक्ट हुआ, ना स्वर्ण जाति के लोगों ने आरक्षण मांगा। बिना मांगे, बिना सर्वे के, बिना कमीशन के 4 दिन के अंदर दे दिया। 1 दिन में कैबिनेट में पास, अगले दिन बिना चर्चा के लोकसभा में पास, राज्यसभा का समापन होगा, सत्र को 1 दिन के लिए बढ़ाया, तीसरे दिन राज्यसभा में पास, और चौथे दिन रामनाथ कोविंद जी ने रात को साइन किए
और रात को ही नोटिफिकेशन लागू करके 4 दिन में ईडब्ल्यूएस के नाम पे जनरल कैटेगरी की जिसकी टोटल जनसंख्या 10% है उसको 10% रिजर्वेशन दे दिया। इसे कहते हैं कैसे हक लिया जाता है। और वो क्यों ले लिया? क्योंकि कोर्ट में जज उनके, आपके मंडल कमीशन के लागू होने पर तो स्टे लगा दिया, 2 साल में जजमेंट आया, फिर 1 साल में नोटिफिकेशन लगा। लेकिन जब इस केस में लोग कोर्ट में गए कि आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 16(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रिजर्वेशन कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एंड सोशली बैकवर्डनेस। तो जो समाज ना सोशली बैकवर्ड है और ना ही एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो कानून की नजर से उसको तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता था। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के लिए था भाई, और वहां जज सारे उनके, सेक्रेटरी सारे उनके, सरकार उनकी। तो उनको तो 10% लोगों, जिसकी पूरी जनसंख्या ही 10% है, उनको 10% 4 दिन में दे दिया और उसमें लिख दिया SC ST OBC इसमें अप्लाई ना करें, उनको नहीं मिलेगा। तो भैया अब अपना हक कौन मार रहा है इसको जरा समझो, जानो, और जहां तक हो सकता है गांव गांव तक इस बात को लेकर जाओ